जब मुझे पता चला कि मेरा पति मेरी गोद ली हुई बहन के साथ अफेयर में है तो मैंने प्राइवेट रूम का दरवाजा जोर से खोल दिया। लेकिन मैं उन्हें रंगे हाथ पकड़ने नहीं आई थी। मैं आई थी क्योंकि वो मेरी बेटी को खून के स्रोत की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। जब मैंने अपने पति से सवाल किया तो उसे जरा भी शर्म नहीं आई। वो ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे ये बिल्कुल सामान्य बात हो। तभी मेरी सास और मेरी गोद ली हुई बहन भी आ गई। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी का खून याओजू को बचाने के लिए इस्तेमाल होना उसका सौभाग्य है। फिर उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। कहने लगी कि मैं एक हाउसवाइफ जो अपने पति के पैसों पर पलती है, इसलिए मुझे बोलने का कोई हक नहीं है। मेरी सास तो यहाँ तक कह गई कि मेरी बेटी तो उनके पोते की सेवा करने के लिए ही पैदा हुई है। ये सुनते ही मैंने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। अपनी माँ को पिटता देख मेरा पति तुरंत भड़क गया। उसने हमारी बेटी का ठिकाना बताने के नाम पर मुझे माफी मांगने के लिए मजबूर किया। उसे लगता था कि पैसा उसे इतना ताकतवर बना देता है कि वो रिश्तों और इंसानियत सबको कुचल सकता है। उसी वक्त दरवाजा फिर से खुला। मेरे पापा अंदर आए, काले कपड़ों में बॉडीगार्ड्स के साथ। लेकिन मेरा पति फिर भी नहीं डरा। वो मेरे पापा का मजाक उड़ाने लगा। उन्हें एक छोटा मोटा आदमी बताया जो नीचे से ऊपर आया है और कहा कि उन्हें उसे धमकाने का कोई हक नहीं है। फिर उसने तलाक की मांग कर दी। कहा कि मैं खाली हाथ चली जाऊं और अपनी बेटी को कभी नहीं देखाऊंगी। इस बार मेरे पापा ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सीधे गार्ड्स को आदेश दिया, मेरे पति को पकड़ लो। अगले ही पल एक जोरदार थप्पड़ की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। ये मेरी बेटी के लिए लिया गया पहला हिस्सा था। मेरे पति का पूरा परिवार सन्न रह गया। उन्हें समझ ही नहीं आया कि एक छोटा आदमी इतनी हिम्मत कैसे कर सकता है। मेरी सास पागलों की तरह चिल्लाने लगी मेरे पापा को रोकने के लिए। वो कहती रही कि उनके पास जो कुछ भी है वो सब शेन फैमिली की वजह से है, उनके बिना वो कुछ भी नहीं है। मेरा पति इतना पीटा गया कि उसके नाक मुंह से खून निकलने लगा। फिर भी वो अकड़ दिखाता रहा। हालात बिगड़ते देख उसकी माँ को आखिरी दांव याद आया। उसने अपने बेटे से कहा, अपने कजन बेंजामिन को कॉल करो। बेंजामिन वो इस 5 स्टार होटल का मैनेजर था। जैसे ही मदद के लिए कॉल की गई, पूरे परिवार में फिर से हिम्मत आ गई। उन्हें लगने लगा कि अब हम दोनों, मैं और मेरे पापा, घुटनों पर आकर भीख मांगेंगे। कुछ ही देर में बेंजामिन सिक्योरिटी गार्ड्स की टीम के साथ पहुंच गया। अपने कजिन और आंटी की हालत देखकर वो गुस्से से भर गया। बिना कुछ पूछे उसने सारा इल्जाम मेरे पापा पर डाल दिया। उसने तुरंत अपने लोगों को दरवाजा बंद करने का आदेश दिया और कहा कि आज कोई भी यहाँ से खड़ा होकर बाहर नहीं जाएगा। जानकारी की कमी ने एक बेहद खतरनाक गलतफहमी पैदा कर दी। बेंजामिन जिस कंपनी सू ग्रुप पर भरोसा कर रहा था उसी के असली मालिक को धमका रहा था। वो डींगे मारने लगा कि उसने एक बार सीईओ को देखा है और वो रॉब ऐसी चीज है जो मेरे पापा में कभी नहीं हो सकती। लेकिन मेरे पापा के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो बस शांति से इस जोकर को देखते रहे और फिर बोले, यहाँ के जनरल मैनेजर को बुलाओ। बेंजामिन को ये बात अपमान लगी। उसे लगा हम किसी का नाम सुनकर ब्लफ कर रहे हैं। उसने चेतावनी दी, मैनेजर को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो उनका नाम यूज करे। अब बेंजामिन पूरी तरह गुस्से में था। उसने तय कर लिया कि अब और इंतजार नहीं करेगा। तभी उसके पास मैनेजर का कॉल आता है। रूम में सिग्नल खराब था। उसे बस चेयरमैन और कोई परेशानी मत खड़ी करो जैसे शब्द सुनाई देते हैं। वो समझता है कि मैनेजर उसे जल्दी मामला निपटाने के लिए कह रहा है। कॉल कटते ही उसका गुस्सा और बढ़ जाता है और उसका आत्मविश्वास भी। वो गार्ड्स को आगे बढ़ने का आदेश देता है। आखिरी टकराव बस होने ही वाला था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि असली मैनेजर पूरी रफ्तार से उसी कमरे की तरफ दौड़ रहा था।